नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बलियाकांड की खबर से, क्योंकि 15 अक्टूबर की घटना, दुकान के आवंटन के विवाद को लेकर शख्स की मौत, गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, उस पर 25,000 के इनाम की घोषणा भी कर दी गई है। उससे वीडियो जारी कर खुद को बेकसूर बताया और उल्टा एसडीएम वीडियो को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। और इस कांड में सबसे बड़ी, सबसे अहम, सबसे खास बात यह है कि बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह खुलकर आरोपी के पक्ष में आ गए हैं। विधायक का आरोप है कि पुलिस ने एक पक्ष की एफआईआर दर्ज कर ली, वहीं दूसरे पक्ष के बारे में कोई सुध नहीं ली। दूसरे पक्ष के भी कई लोग जख्मी हुए हैं। आरोपी के पक्ष के लोगों के साथ घायलों को देखने विधायक सुरेंद्र सिंह बलिया के जिला अस्पताल पहुंचे। उनके साथ समर्थन और पुलिस के विरोध में जमकर नारेबाजी भी हुई। नौबत यहां तक आ गई कि विधायक साहब फवक फवक कर रोने लगे। 15 अक्टूबर की पूरी वारदात, पूरी घटना, आरोपी अभी तक फरार, 25,000 के इनाम की घोषणा कर दी गई है। आरोपी तो मिलता नहीं, उल्टा ये जरूर सामने आती है बात कि आरोपी अपने वीडियो के जरिए पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है और सीधे सीधे विधायक साहब आरोपी के परिवार के घर पहुंच जाते हैं। तो बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह का एक ऑडियो भी सामने आया है। इस वायरल ऑडियो में धीरेन्द्र सिंह बलिया के सप्लाई इंस्पेक्टर दुर्गा यादव को धमकाता नजर आ रहा है और यह ऑडियो पिछले साल 5 मई का बताया जा रहा है। सप्लाई इंस्पेक्टर को धमकाते हुए धीरेन्द्र सिंह विधायक के रसूख का भी जिक्र कर रहा है। सुनिए जरा। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है भाई? जगजीवन वाले में क्या हुआ है? एसडीएम साहब से बात करिए, हमको नहीं कुछ करना। हाँ, एसडीएम साहब से क्या बात करना है? रिपोर्ट तो आपको लगाना था, आपने क्यों नहीं लगाया रिपोर्ट? इससे पहले हनुमानगंज वाले पे नथुनी यादव ने 130-40 आदमी का दिया था, उसमें क्या किया आपने? रिपोर्ट लगाया क्या? किस पे? नथुनी यादव जो हनुमानगंज जो अटैच चल रहा है, वो नथुनी यादव ने पूर्व प्रधान ने दिया था, उसमें क्या किया आपने? रिपोर्ट लगाया क्या? हाँ। कहाँ लगाया? क्या लगाया आपने? निरस्त किया, दुकान सस्पेंड किया? जाके एसडीएम विश्वनाथ प्रसाद वाला जाके देखिए, एसडीएम साहब से पूछिए। ए यादव जी सुनिए, जिस दिन मिल जाएंगे उसी दिन पूछ लेंगे हम। आप जानते नहीं हमको, ठीक है ना? 4 बार विधायक जी के फोन करने के बाद भी आप मोटर गश्त कर रहे हैं। हाँ। सारा नखड़ा झड़ जाएगा आपका। आप जानते नहीं अभी। ऐसा है कि अभी आप दलाली मत करिए। सुनिए, आप इंस्पेक्टर का काम करिए, दलाली मत करिए। यहाँ पे हम दलाली नहीं, बैरिया है, आपको पता नहीं अभी? बैरिया है ये दुर्गा जी। हम मालूम है ना? तो मालूम नहीं, अभी मालूम चल जाएगा आपको। और इस पूरे मामले में यह साफ सामने आ रहा है कि किस तरीके से बीजेपी विधायक का आरोपी पक्ष को समर्थन है। और आज वो आरोपी पक्ष के घर वालों से मिले भी हैं, उनके परिवार वालों के बीच बैठे और एक वक्त तो ऐसा आ गया कि उनकी आंखों से आंसू ही छलकने लगे। उन्होंने अस्पताल जाकर आरोपी पक्ष के जख्मी लोगों का हालचाल जाना। उन्होंने इस पूरे विवाद को जातीय रंग देने की कोशिश भी की है। तो यदि तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी छत्री प्रिय है, इसलिए छत्री बालक है। मैंने बताइए, जिसका जान ही संकट में पड़ जाएगा, तो उसमें क्या करेगा आदमी? या तो जान बचाएगा भग करके, नहीं तो जान बचाएगा लड़ करके। दूसरा उपाय नहीं होता है। या तो लड़ करके जान बचाएगा, नहीं तो भग करके जान बचाएगा। तो भगने की भी परिस्थिति नहीं है। वो रिटायर्ड जो है कैप्टन है, रिटायर्ड कैप्टन। आप बताइए, सेना का रिटायर्ड कैप्टन इस तरह की बात करता है तो किस परिस्थिति में क्या? उसका 80 वर्ष का बुढ़ा बाप पीटा जाएगा, उसकी बहन पीटी जाएगी, तो क्या वो चुप बैठेगा? तो अखिलेश, तुमको यादव प्रिय है तो हमको भी अपना प्रिय है, हम सबको प्रिय है। इसकी जरूरत होगा तो कुछ भी तिलांजलि दी जा सकती है। और उधर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए सीबीसीआईडी जांच की मांग कर डाली है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर दूसरे पक्ष की एफआईआर नहीं हुई तो वो सत्याग्रह करेंगे। देश की लड़ाई लड़ करके सेवानिवृत्त होकर के आए हुए हैं, ये कोई अपराधी नहीं है और ये कोई अपराधी नहीं है। इसलिए ये जो है, जो भी हुआ है, जो भी घटना घटी हुई है, उसकी मैं निंदा करता हूं और जो भी इसमें दोषी हो उसको दंड मिलना चाहिए। जांच होनी चाहिए, जो भी अपराधी किससे जांच करनी चाहिए? जो भी जांच की का माध्यम हो, पवित्र जो जांच का माध्यम हो होना चाहिए। मैं तो उसके बाद जो भी कार्रवाई हो, किसकी जांच? मैं सीबीसीआईडी जांच के लिए पूज्य महाराज जी से आग्रह करूंगा और जांच करवाऊंगा। हॉस्पिटल आने की आपको जरूरत क्यों पड़ी? पत्रकार भाई, मैं बहुत दुखी होकर के आज हॉस्पिटल में आया हूं। जो भी वहां घटना घटी है
और जिसके द्वारा भी घटित हुई हो, मुझको उस पर टिप्पणी नहीं करना है। प्रशासन और न्यायालय जो करना होगा करेगा, लेकिन एक पक्षीय काम करना किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं होता है। और दूसरे एक पक्ष का तो एफआईआर हो गया, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, पकड़ा जाना चाहिए। जो भी जो है उसमें मुलजिम है उनको गिरफ्तारी देना चाहिए, हाजिर भी हो जाना चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष जो है, उसकी बहन, मातारी और बेटी जो है पीड़ित होकर के लाठी डंडा खा करके, हाथ पैर तोड़वा करके, टूट करके जो बिलख रही हैं लोग, आप लोग आए हैं तो देख लीजिए, हॉस्पिटल में भी चले जाइए जरा, आप लोग उधर भी जाकर देख लीजिए। माने 10-10 लोग जहां चोटिल हो गए हैं, तो क्या यह अपराध नहीं है? और इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से गांव के लोग एक पक्ष कार्रवाई की बात कर रहे थे, क्योंकि जब उनसे हमने बात की उन्होंने कहा कि सारी चीजें प्री प्लान्ड हैं। लेकिन अब विधायक साहब खुद सामने आए हैं, वो कह रहे हैं कि एक पक्ष की बात हो रही है। किस पक्ष की बात को सही माने, किसको गलत, लेकिन इस बीच पुलिस की भूमिका जरूर अब सवालों में। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक मोस्ट वांटेड का कोई सुराग नहीं है। पुलिस की 10 टीमें बनकर तैयार हैं, खाक छान रही हैं। कहने को कमिश्नर से लेकर डीआईजी तक गांव में कैंप लगाए हुए हैं, लेकिन गोलीमार कहां है किसी को नहीं पता। गोली मार फरार, कानून लाचार। 48 घंटे बाद अब भी नहीं गिरफ्तार। इनाम 25,000, कब होगा गिरफ्तार? 48 घंटे बाद भी बलिया के गोलीबाज की कोई खबर नहीं है। पुलिस खाक छान रही है, छापे पर छापे मार रही है, इनाम पर इनाम रख रही है, लेकिन मोस्ट वांटेड अब तक गिरफ्त में नहीं आया। फायरिंग वाले दिन मुख्य आरोपी पुलिस के घेरे में दिखा, लेकिन उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं चला। अब पुलिस खाक छान रही है और आरोपी वीडियो जारी कर सफाई पर सफाई दे रहा है, खुद को बेकसूर बता रहा है, पुलिस वाले को ही गोली कांड के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये गोली से गामा पाल मरा है, ये मैं तो नहीं जानता, मैंने कोई गोली गाली नहीं चलाई है। हाँ, यह है कि कुर्सी वर्सी थी वहाँ पे, उसे वो जब लाठी डंडा मार रहे थे, ईटा पत्थर मार रहे थे, उन्होंने, उनका घर है वहाँ पे, वो सब इकट्ठा करके रखे थे। और मैं बार बार एसडीएम साहब को, बार बार क्षेत्राधिकारी महोदय को, सबको कह रहा था, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनी गई। उसके बाद भी पूरा प्रशासन उधर से होकर के अब पूरे घर को बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। यूपी पुलिस ने मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह समेत सभी आरोपियों के खिलाफ 25-25 हजार का इनाम रखा है। अब तक 8 नामजद और करीब 25 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 2 ही नामजद हैं। बाकी नामजद आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू फरार, नरेंद्र प्रताप सिंह गिरफ्तार, देवेंद्र प्रताप सिंह गिरफ्तार, विश्वनाथ प्रताप सिंह फरार, प्रभात प्रताप सिंह फरार, प्रयाग सिंह फरार, अमरदीप यादव फरार, संतोष यादव फरार। बलिया गोली कांड का मुख्य आरोपी 48 घंटे बाद भी फरार है। पुलिस खाक छान रही है और आरोपी वीडियो जारी कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर दबंगों में जितना दम है कैसे और यूपी पुलिस बेदम है कैसे? यूपी पुलिस की सबसे ज्यादा किरकिरी इसी विजुअल पर हुई। आप देख सकते हैं इस विजुअल में ऑरेंज शर्ट और नीली पैंट में एक शख्स दिख रहा है, जिसे 4-5 पुलिस वालों ने घेर रखा है। हम आपको बता दें, यही वो मोस्ट वांटेड है, धीरेन्द्र प्रताप सिंह। पुलिस ने फायरिंग करने वाले इस मुख्य आरोपी को पकड़ भी लिया, लेकिन इसकी दबंगई ऐसी रही कि पुलिस भी बेदम हो गई और वो फरार हो गया। इसी वीडियो के बाद यूपी पुलिस को अपने ही मातहत के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। एडीजी के फरमान के बाद 3 सब इंस्पेक्टर, 5 कांस्टेबल और 2 महिला कांस्टेबल निलंबित कर दिए गए। सूर्यकांत पांडे सब इंस्पेक्टर निलंबित, सदानंद यादव सब इंस्पेक्टर निलंबित, कमला सिंह यादव सब इंस्पेक्टर निलंबित, रूपेश पांडे कांस्टेबल निलंबित, रिंकू कांस्टेबल निलंबित, सरोज कांस्टेबल निलंबित, आनंद चौहान कांस्टेबल निलंबित, रामप्रसाद कांस्टेबल निलंबित, प्रीति यादव कांस्टेबल निलंबित, सोनल सिंह कांस्टेबल निलंबित। जो भी शिथिलता हुई है उस शिथिलता के लिए कार्रवाई उनके लिए शासन में रिपोर्ट गई है, उस पर कार्रवाई हो गई है और उस शिथिलता की भी भरपाई हम लोग करके इसका जो भी एक्शन होगा विधिक वो कराएंगे। बलिया का दुर्जनपुर गांव छावनी में तब्दील है। कमिश्नर से लेकर डीआईजी तक कैंप किए हुए हैं। पुलिस 10 टीम बनाकर आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वीडियो जारी करने वाले मुख्य आरोपी का ना तो कोई सुराग मिला है, ना ही कोई ठिकाने का पता है। आखिरकार मोस्ट वांटेड है कहां?
क्या ये दबंग का दम है या फिर सिर पर सियासी हाथ? बलिया से अनिल और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं। सवाल बड़ा ये भी है कि आखिर बलिया में गोलियां क्यों चली, कैसे मोस्ट वांटेड ने आला अधिकारियों और पुलिस के सामने फायरिंग की हिमाकत दिखाई। देखिए बलिया गोलीकांड की ये इनसाइड स्टोरी। पहले पुलिस की गिरफ्त में आया, फिर मोस्ट वांटेड हुआ फरार। गोलीबाज भागा या भगाया गया? बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद मोस्ट वांटेड फरार कैसे हुआ? किसने दी ढील? कैसे 5-5, 6-6 पुलिस वालों को चकमा दे गया बलिया का गोलीबाज? बड़ी हैरानी है। विजुअल्स में आप देख सकते हैं पुलिस से घिरे मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को। चारों तरफ पुलिस है, वो अकेला है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो पुलिस वालों पर भारी पड़ गया। इसे समझने के लिए मोस्ट वांटेड की इनसाइड स्टोरी भी समझनी होगी। बलिया के दुर्जनपुर गांव में गोलियां अचानक नहीं चली, बल्कि इसकी पटकथा काफी पहले लिखी जा चुकी थी। सत्ता और शासन ने वक्त वक्त पर इस कहानी में खूब खाद पानी डाला। बलिया की दुर्जनपुर ग्राम पंचायत में 2 सस्ते गल्ले की दुकान को लेकर 4 साल से तनाव था। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू लगातार इसे लेकर शिकायतें कर रहा था। विवाद ज्यादा बढ़ा तो दुर्जनपुर से सस्ते गल्ले की 2 दुकानों को निरस्त कर दिया गया। फिलहाल दोनों दुकानें हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं। अब दुर्जनपुर में नए सिरे से सस्ते गल्ले की दुकानों की चयन प्रक्रिया चल रही थी। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर की दोपहर जिस वक्त ये गोली कांड हुआ, उस वक्त दुर्जनपुर में कोटा की दुकान के लिए एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में गांव में खुली बैठक चल रही थी। दोपहर के लगभग 3:30 बजे थे। इसमें 4 महिला समूहों ने आवेदन किया था। दुर्जनपुर की दुकान के लिए मां शायर जगदम्बा और शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह के बीच मतदान की नौबत आ गई। मामला तूल पकड़ा कैसे? वहाँ पर तो मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे वोटिंग की बात हो रही थी, अचानक ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी अब एसडीएम साहब ने ये कहा कि बिना प्रूफ का हम किसी को वोटिंग करने नहीं देंगे। तो वो लोग जो हैं, जो धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू सिंह हैं, वो लोग दूसरे गांव के भी लोगों को बुलाए हुए थे और साहब ने कहा कि नहीं, अगर आप जो है आइडेंटिफाई करने के लिए हमको नहीं देंगे तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। अच्छा, ये इसी बात पर वो लोग उग्र हो गए और लोगों को दौड़ा कर मारने लगे। इस पर एसडीएम सुरेश कुमार पाल, सीओ चंद्रकेश सिंह और एसओ प्रवीण कुमार सिंह ने व्यवस्था बनाई कि जिसके पास आधार कार्ड और अन्य कोई पहचान पत्र होगा वही वोट कर पाएगा। एक पक्ष के लोग आधार कार्ड लेकर आए थे, दूसरे पक्ष के लोगों के पास पहचान पत्र नहीं था। बस फिर इसी बात पर हो गया हंगामा। हालात बिगड़ते देख बीडीओ बैरिया ने बैठक स्थगित कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनातनी बढ़ी कि प्रशासन के विरोध में नारेबाजी होने लगी और देखते ही देखते ईंट पत्थर चलने लगे। इस दौरान मुख्य आरोपी धीरेन्द्र उर्फ डब्लू ने फायरिंग कर दी और दुर्जनपुर के निवासी जयप्रकाश पाल को 4 गोलियां लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। बलिया से अनिल अकेला के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक ब्यूरो। तो ये थी बलिया की इनसाइड स्टोरी। लेकिन अब बात यूपी की ही, लेकिन शहर दूसरा है। फिरोजाबाद की बात करेंगे क्योंकि कल नागला बीच में बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष दयाशंकर गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 3 हमलावर आए थे, बाइक पर सवार थे। दयाशंकर उस वक्त जब अपनी दुकान बंद करके घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त बाइक सवारों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। दयाशंकर को इलाज के लिए आगरा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर 3 लोग फिलहाल पकड़े गए और ये सभी आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। और अब बात बिहार की, चुनावों की कर लेते हैं, जहां पर वोट कटवा वाले बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया। कल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को बिहार में वोट कटवा पार्टी कहा, तो चिराग भड़क गए।
चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी और हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। जब उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना है, अब वो केवल एक वोट कटवाने की वाली पार्टी बन के रह गए हैं, तब हमारे नेताओं का नाम लेकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश करना सफल नहीं होगी। वोट कटवा अगर थे तो 2019 में क्यों उनका साथ लिया, 2014 में क्यों उनका साथ लिया, 2015 में क्यों उनका साथ लिया, अगर उनकी पार्टी वोट कटवा ही थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है। प्रधानमंत्री जी ने जितना पापा को सम्मान दिया, जितना उनको इज्जत दी, उसको मैं कभी उतार नहीं सकता हूं। बट हाँ, अगर कोई लोग अगर इस तरीके के शब्दों का अगर इस्तेमाल करते हैं किसी के भी दबाव में, तो उनको अपने भी विवेक से काम लेना चाहिए कि आप किन के लिए ये बातें कह रहे हैं। तो बिहार में एनडीए से तो अलग होकर चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आगे की रणनीति क्या है, उनसे आज तक ने खास बातचीत की। सुनिए क्या कह रहे चिराग पासवान। हमारे साथ इस वक्त चिराग पासवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चिराग, काफी जो है कंफ्यूजन की स्थिति है। आप कहते हैं कि आप बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के चुनाव के बाद ही बीजेपी के साथ देंगे, लेकिन बीजेपी से आपको जो है भली बुरी बातें कही जा रही हैं, जेडीयू तो कह ही रहा है, तो कहाँ है आपका स्टेटस, क्या है इस वजह, बताइए पार्टी का। रोहित, कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव का समय है, मुझे पता है। पापा हमेशा बोलते थे कि चुनाव जो है होली की तरह होता है, हर तरीके के रंग आप पर छिड़के जाते हैं, पर चुनाव खत्म होने के बाद सब नहा धो के तैयार होके फ्रेश होके सारे नए तरीके से समीकरण बनते हैं। मैं मानता हूं इस बात को, और मैंने हमेशा से इस बात को कहा है कि मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है और प्रधानमंत्री जी के साथ मैं हूं, पूरी तरीके से हूं। अब भाजपा के कुछ लोग यहां पर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के दबाव में, और मैं उसका भी मैं पूरी तरीके से सम्मान करता हूं। देखिए, अंतोगत्वा गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का है ही आपस में। उन्होंने आपस में आधी आधी सीटों का उन्होंने बंटवारा किया है और मैंने ये निर्णय लिया है, मेरी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि मैं अकेले में चुनाव लड़ूंगा और मैं जनता दल यूनाइटेड के सामने अपने प्रत्याशी उतारूंगा, भाजपा के सामने मैं अपने प्रत्याशी नहीं उतारूंगा। तो ये मेरा निर्णय, मेरा फैसला है और इसमें मैं अपने फैसले पे मैं अडिग हूं। हाँ, इतना मैं जरूर बोलता हूं कि मैं चुनाव के बाद मेरे जितने भी जीते हुए प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का वो समर्थन करेंगे। और प्रदेश में हम लोग इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में ही भाजपा लोजपा सरकार हम लोग बनाएंगे।